हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ फिर से। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। चलो, अब पूछा गया है भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। देखिए, जो लोहा अयस्क है, अयस्क लोहे का जो अयस्क है, इसके वितरण को हमें बताना है कि ये कहाँ कहाँ हमें लोहे के अयस्क भारत में मुख्य रूप से मिलते हैं। लोहा बहुत ज़रूरी है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, क्योंकि आप ही अगर अपने आसपास देखिए तो ऐसी कौन सी चीज़ आपको दिखाई देती है जो लोहे की नहीं बनी होती। बहुत सारी आपकी दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं वह लोहे की बनी होती हैं। लोहा एक ऐसी धातु है जो मजबूत भी है और बहुत भारी मात्रा में हमारे भारत में और पृथ्वी पर मिलता है। ठीक, मजबूत है, भारी मात्रा में पृथ्वी पर मिलता भी है, तो इसलिए सस्ता भी होता है। ठीक है, और इसी वजह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए लौह अयस्क बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अच्छी या फिर खुशी की बात यह है कि भारत इस संसाधन में, मतलब भारत में यह संसाधन अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक, अब हमें वही क्षेत्र देखने हैं कि लौह अयस्क भारत के किन क्षेत्रों में मिलता है सबसे ज़्यादा, वही हमें एक एक करके क्षेत्र बताना है। चलिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लौह अयस्क एक महत्वपूर्ण खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। बिल्कुल, उद्योगों के लिए आप देखिए ना, चाहे वह रेल उद्योग हो, चाहे वह आपका बसेस बनाने वाला उद्योग हो, कोई भी उद्योग हो, आपका बड़ा बड़ा जो अवसंरचनाएं बनानी है। अब ये जो आपका रैपिड का काम चल रहा है, कितना लोहा लगता है इसमें, सड़क निर्माण में लोहा लगता है, तो हर जगह लोहे का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसीलिए औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहा जाता है लौह अयस्क को। ठीक, भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं और हम बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत लकी हैं कि हमारे पास लौह अयस्क के बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं और इसीलिए हम और अच्छे से अपने देश को विकसित कर सकते हैं अगर उस लौह संसाधन का सही तरीके से हम इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। देखिए, लौह अयस्क भी कई तरीके का होता है, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया। ये क्या है, लौह अयस्क के प्रकार हैं। कई प्रकार का लौह अयस्क होता है। देखिए, मेनली होता क्या है कि लोहा क्या है, धातु है, तत्व है, एक तरीके का तत्व आपका एक अकेले भी रह सकता है और तत्व कई सारे अन्य तत्वों के साथ में मिश्रित रूप में भी रहता है। जैसे अगर हम कहें कि जो तत्व अकेला रह रहा है उसने मिलकर के एक अयस्क बनाया, तो वो क्या है, जैसे सोना, जैसे आपका चांदी, ये क्या है, ऐसे तत्व हैं जो आपस में ही मिलके एक खनिज का निर्माण करते हैं, एक अयस्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं रह पाते, तो वो क्या करते हैं, किन्हीं दूसरे तत्वों के साथ में कंबाइन हो जाते हैं, उनके साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं और फिर अयस्क बनाते हैं। जैसे कि हेमेटाइट, जैसे कि मैग्नेटाइट, उसमें लोहे के साथ साथ और कई तत्व जैसे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जैसे कि सल्फर उपस्थित होगा, जैसे कि कुछ आपका कैल्शियम भी उपस्थित हो सकता है। तो कई तत्व क्या होते हैं, उसमें मिलकर एक साथ रहते हैं जिससे कि वो क्या रह सकें, स्थायी रह सकें। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ लोहा चाहिए, तो हम उस अयस्क से क्या करेंगे, लोहे को बाहर निकालते हैं। ठीक, तो अभी वो प्योर आपका पूर्ण रूप से शुद्ध लोहा नहीं है, उसके साथ कई सारी अशुद्धियाँ मौजूद हैं, उन्हें हमें हटाना होता है। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट क्या हैं, लोहे के अयस्क हैं। इनमें लोहा धातु उपस्थित तो है, लेकिन अभी इसमें कई अशुद्धियाँ भी मौजूद हैं जिन्हें हमें हटाना होगा। ठीक, तो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो अयस्क है इसमें 70% लोहा होगा, बाकी 30% दूसरी धातुएं हो सकती हैं, दूसरी अधातुएं हो सकती हैं, कोई और तत्व भी हो सकता है।
30% उनको अगर हम हटा दें तो हमारे पास 70% यानी बहुत बड़ी मात्रा में लोहा हमें मिल जाएगा। ठीक, जबकि हेमेटाइट क्या है? दूसरे लोहे का एक और अयस्क है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। हेमेटाइट जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क के नाम दो आपको ध्यान रहेंगे, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, जिसमें जो मैग्नेटाइट है इसमें 70% जो हिस्सा होता है वह लौह धातु होती है, उसमें बाकी 30% दूसरी चीज़ें होती हैं, वो धातु भी हो सकती है, धातु भी हो सकती है। ठीक है, जबकि जो हेमेटाइट है यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला या औद्योगिक विकास में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लौह अयस्क है। ठीक है, भारत में लौह अयस्क की पेटियां निम्नवत हैं। अब हम क्षेत्र देखेंगे कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे लौह अयस्क सबसे ज़्यादा मिलता है। इन्हें हमने क्या किया है? बेल्ट में यानी पेटी में विभाजित कर लिया है। एक पेटी में कई राज्य आएंगे और उनसे लगे हुए इलाके आएंगे। ठीक है, पहली मुख्य पेटी है हमारी उड़ीसा झारखंड पेटी। देखो, उड़ीसा झारखंड पेटी मैंने पहले भी बताया, ये जो उड़ीसा और झारखंड का इलाका है या ये जो पठारी इलाका है आपका, ये वाला उड़ीसा का इलाका, झारखंड का इलाका, ये जो पठारी छोटा नागपुर का क्षेत्र है, अयस्क बहुलता में मिलते हैं यहाँ पर। तो एक पेटी हमारी क्या हो गई? ये हो गई। देखो ये वाला साइन देखिएगा आप लोग, ये चिन्ह, ये एक पेटी हो गई हमारी। और ये कौन सी पेटी है? उड़ीसा झारखंड पेटी। इसके अंतर्गत उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी खदानों में निकाला जाता है। तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा क्या है? राज्य है। राज्य पूरे राज्य में तो नहीं मिलेगा, किसी एक जिले में मिलेगा, किसी एक राज्य के शहर में मिल सकता है। तो कौन सा इलाका है वो? मयूरभंज। देखिए ये है मयूरभंज। देखो ये है मयूरभंज का इलाका, ठीक, और केंदुझ, और ये दोनों कहाँ पर उपस्थित हैं? बादाम पहाड़ी। तो यहाँ से दो बातें ध्यान रखिएगा, एक तो बादाम पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में है। दूसरा, बादाम पहाड़ी पे मयूरभंज और केंदुझ, ये दो इलाके ऐसे हैं जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं, और ये इलाके कहाँ पर हैं? उड़ीसा में हैं। ठीक, और यहाँ पर कौन से किस्म का लोहा मिल रहा है या लौह अयस्क मिल रहा है हमें? हेमेटाइट। ठीक है, तीन बातें याद रखेंगे। दूसरा, उड़ीसा झारखंड पेटी थी, तो उड़ीसा के इलाकों की, तो उड़ीसा के क्षेत्र की बात हो गई। अब बात करते हैं झारखंड के क्षेत्र की। झारखंड का सिंहभूमि जिला हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है यहाँ से। तो एक पेटी में हमें कितने इलाके मिले? 3। एक तो उड़ीसा झारखंड पेटी का नाम हुआ। इलाके कौन कौन से हुए? उड़ीसा के अंदर मयूरभंज, केंदुझ, कहाँ पे उपस्थित थे? बादाम पहाड़ी पे। दूसरा है हमारा झारखंड का इलाका। झारखंड में हमें कहाँ मिल रहा है? सिंहभूमि जिला। झारखंड का ये होगा, देखिए झारखंड का इलाका आपका यहीं पे कहीं होता है आपका सिंहभूमि जिला, और यहाँ पे हमें मिलता है लौह अयस्क। कौन सा मिलता है? हेमेटाइट। लौह अयस्क का नाम है हेमेटाइट। दूसरी पेटी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। देखिएगा, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, ये हमें कहाँ मिल रही है? ये देखिए महाराष्ट्र के आसपास का जो इलाका है, ये वाला, बल्कि दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी ये है आपकी। यहाँ पे ये महाराष्ट्र जिला निकल के यहाँ पे ये रहा आपका महाराष्ट्र जिला की सीमा, ये है। इसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस पेटी में महाराष्ट्र का इलाका, देखिए महाराष्ट्र का ये वाला इलाका, चित्रपुर वाला इलाका, और छत्तीसगढ़ का दुर्ग वाला इलाका ये आता है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला
और यहाँ से भी क्या मिलता है, हेमेटाइट। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, हेमेटाइट लोह अयस्क मिलता है। ठीक, तो 2 इलाके हुए हमारे अभी तक। एक पेटी हुई उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। उड़ीसा झारखंड नाम से भी पता चल रहा है, दुर्ग बस्तर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाले इलाके में। ठीक है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, बस्तर में बेलाडीला पहाड़ी। यहाँ पे कौन सी थी, बादाम पहाड़ी। ठीक, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। आगे चले, तीसरी पेटी है बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी। ठीक, ये कौन सा इलाका है, अभी मानचित्र में दिखा दूंगी, पहले एक बार पढ़ लीजिए। कर्नाटक की है, कर्नाटक का जो इलाका है, ये वाला जो इलाका आएगा, यहाँ वाला, ये कर्नाटक, ये वाले इलाके में जो हमें पेटी मिलेगी लोह अयस्क की, उसे बोलते हैं बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी। और ये सब आपके कर्नाटक के ही जिले हैं दरअसल। ठीक, चौथी महाराष्ट्र गोवा पेटी। और थोड़ा सा ऊपर चलिए, महाराष्ट्र में एक तो हमने यहाँ पे देखा था, वो इलाका जो छत्तीसगढ़ से सीमा लगा रहा था। एक महाराष्ट्र का, ये पूरा आपका क्या होता है, महाराष्ट्र इस तरीके से कुछ आएगा ना। एक आपका महाराष्ट्र और गोवा का जो ये वाला इलाका है, यहाँ पर भी हमें क्या मिलती है, लोह अयस्क मिलता है। तो एक हमारा हो गया महाराष्ट्र गोवा पेटी। इसमें आता है गोवा, महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित जो इलाका है वह आता है इसमें। और यहाँ से लोह अयस्क का निर्यात भी किया जाता है। और निर्यात का जो पत्तन है, अभी हम देखेंगे, जब अगला हम अध्याय देखेंगे उसमें हमें पत्तन देखना है, बंदरगाह देखना है। तो मार्मागांव पोर्ट जो है, मार्मागांव जो पत्तन है गोवा में है, और यहीं से लोह अयस्क का निर्यात कर दिया जाता है। तो 4 मुख्य पेटियां कौन कौन सी हो गई हमारी। पहली हुई हमारी उड़ीसा झारखंड, दूसरी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरी हमारी हुई बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी, चौथी महाराष्ट्र गोवा पेटी। अब एक बार बस इनकी लोकेशन और देख लीजिए। ये देखिए, जो महाराष्ट्र गोवा पेटी है वो ये रही आपकी रत्नागिरी के आसपास का इलाका, और ये मार्मा गोवा, इस पत्तन से इसे क्या किया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। और एक ये रही आपकी बेल्लारी चित्रदुर्ग, जो आपका कर्नाटक का इलाका है। देखो ये पूरा कर्नाटक राज्य है, और यहाँ का जो ये वाली जो पेटी है इसे बोलते हैं बेल्लारी चित्रदुर्ग पेटी, चिकमंगलूर तुमकुर पेटी। ठीक है, तो 4 पेटियां मुख्य हो गई लोह अयस्क की भारत के अंदर। स्थिति के साथ में, मतलब मानचित्र में स्थिति के साथ ध्यान रखेंगे इसको। बादाम पहाड़ी उड़ीसा में, जबकि बेलाडीला पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में। ठीक, आगे चले, चलो अगला प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत, ध्यान से पढ़ेंगे, परंपरागत नहीं पूछे हैं, गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ऊर्जा के 2 तरीके के स्रोत होते हैं, एक परंपरागत, एक गैर परंपरागत। परंपरागत में क्या आता है, जीवाश्म ईंधन जैसे कि लकड़ी, कोयला, ये सब किस में आता है, परंपरागत में, जो बहुत पहले से हमारे पूर्वज जिनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जबकि जो गैर परंपरागत क्या है, जिनका इस्तेमाल तकनीकी के विकास के साथ में अब हमने करना शुरू किया है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। ठीक, वही हमें उनका ही वर्णन करना है। तो सबसे पहले एक परिभाषा देख लेते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। देखिए, ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, उन्हें एक तो गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पुनः बन सकें, जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा जिनका उत्पादन किया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय। कोई चीज़ नवीकरणीय यानी खत्म हो गई फिर बन गई, खत्म हो गई फिर बन गई। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा जो जीव हैं, जो हमारे जीव हैं, उनसे जो ऊर्जा बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, जैविक ऊर्जा कहते हैं। ठीक,
चलो सबसे पहले देखेंगे सौर ऊर्जा, क्योंकि हमें गैर परंपरागत स्रोतों का ही विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो पहला सौर ऊर्जा, बहुत आसान है। जो भारत है उसकी स्थिति अगर हम देखें तो मैंने पहले भी बताया, कर्क रेखा इसके बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा पर जो सूर्य होता है वह आपका ज़्यादा समय तक रहता है। ठीक है, तो इसलिए यह कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इसलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। इनका दोहन कैसे कर सकते हैं? फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा एक प्लेट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोवोल्टेइक प्लेट कहते हैं, और इसे लगा करके आपके क्या बनाए जाते हैं? जो सौर पैनल होते हैं वो बना दिए जाते हैं। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे ऊर्जा क्या होती है? उसमें संचयित हो जाती है, और बाद में जब सूर्य छुप जाता है तो उसी ऊर्जा का हम उससे एक बैटरी लगा देते हैं, और वही ऊर्जा बैटरी में पहुंचती है, और फिर हमारी लाइट, जो हमारे यहाँ लाइट जो होती है वो चलने लगती है। तो इस तरीके की आपकी सौर ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं। फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज, इसे ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में। ठीक, कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो वो भुज के निकट माधोपुर में स्थित है। ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न एक ध्यान रखेंगे यहाँ से। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में स्थित है। भुज कहाँ है? गुजरात में। गुजरात से क्या जा रही है? आपकी कर्क रेखा जा रही है। सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं, ताप ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए सौर ऊर्जा का स्रोत अच्छा होगा। ठीक, दूसरा पवन ऊर्जा। भारत पवन ऊर्जा का महाशक्ति है, सबसे पहले ही प्रश्न में हमने देखा था। ठीक है, पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। पनचक्कियाँ लगी हुई बहुत सारी आपने देखी होंगी, मतलब अगर खुद नहीं देखी होंगी तो उसके जो चित्र होते हैं वो तो ज़रूर देखे होंगे। कुछ इस तरीके की पनचक्कियाँ लगी होती हैं, है ना, और ये घूम रही होती हैं, जिनसे क्या बनती है? बिजली बनती है। और जो आपके तटीय इलाके हैं, पहले भी हमने देखा है तटीय इलाके जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये पनचक्कियाँ ज़्यादा लगी होती हैं। इनसे क्या पैदा होती है? बिजली। पवन आती है, इनको घुमाती है, इन पंखों को घुमाती है, इनकी तीव्रता से घूमने से ऊर्जा बनती है, और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है आगे विद्युत के रूप में। ठीक, वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र में किया जाता है। दो ऊर्जा स्रोत हुए गैर परंपरागत, एक सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा। तीसरा देखते हैं बायोगैस। तीसरा कह रहे हैं बायोगैस। देखो, बायोगैस नाम से ही पता चल रहा है, बायो यानी जीव और गैस तो गैसीय अवस्था, यानी कि जीवों के विघटन से जो गैस निकलती है उसका इस्तेमाल कर लें किसके लिए? ऊर्जा के लिए। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा बायोगैस ऊर्जा हो जाएगी। नाम को पहले तोड़ा करिए, उसके बाद हमें उसका मतलब अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसका इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। अब देखिए, बायोगैस संयंत्र होता है, कैसा संयंत्र होता है? इस तरीके का एक बड़ी सी टंकी मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक, यहाँ से बहुत पाइप निकल रहा होता है। इस टंकी में क्या करते हैं? डेली अपशिष्ट पदार्थ जैसे गाय का गोबर हुआ, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो हुए, ये सब क्या करते हैं? इस टंकी जैसा जो बड़ा सा
एक गड्ढा मान लीजिए, इसमें क्या करते हैं, इकट्ठे करते जाते हैं। समय के साथ उसमें क्या होता है, जीव पनपते हैं, बैक्टीरिया पनपते हैं, वो क्या करते हैं, इस पदार्थ को विघटित कर देते हैं। और हमें मालूम है चाहे मनुष्य के अपशिष्ट पदार्थ हों, पेड़ पत्ते हों, पौधे हों, कुछ भी हों, सब कैसे हैं, कार्बनिक। और जब ये विघटित होते हैं तब क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। और मीथेन ऊर्जा का स्रोत है। तो ये विघटित होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, और जो छोटे छोटे आपके जीव हैं उनके द्वारा ये इसे विघटित करते हैं, मीथेन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। और वही मीथेन गैस इस पाइप के माध्यम से निकल के आपके जो घर हैं उनमें पहुंचाई जाती है, और उससे बहुत सारे काम जैसे खाने बनाने का या फिर और जो छोटे मोटे काम जो ऊर्जा जिन पर मतलब जिनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह इससे किए जाते हैं, ठीक। चौथी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों, देखिए ज्वार क्या होता है, समुद्र होता है, समुद्र में ज्वार आते हैं, ठीक। किसकी वजह से आते हैं, सूरज और चंद्रमा के बल की वजह से आते हैं। तो ज्वार उठते हैं समुद्र में, इस ज्वार में बहुत सारी ऊर्जा होती है, तो इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करें जब हम, तब उसे क्या कहेंगे, ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बांध बनाए जाते हैं, और जब उच्च ज्वार में इस सक्रिय खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध ही रह जाता है। देखिए होता क्या है, बेसिकली जब आपकी ज्वार आती है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, पानी को बांध देते हैं। बांधने के एक छोटे से इलाके से इसको निकालते हैं। जब बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है और इसे बहुत छोटा इलाका मिलता है निकलने के लिए, तो क्या होता है, वहीं पर ही ऊर्जा संचयित होने लगती है, और इसी संचयित ऊर्जा से आगे जाकर के क्या होता है, टरबाइन को घुमाते हैं। और जब पता ही है टरबाइन घूमे, किसी भी ऊर्जा की वजह से टरबाइन घूमे, अगर टरबाइन घूमता है तो विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक। जो हमारी पन बिजली होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, पानी के फोर्स से, पानी के बल से बहुत तेज़ी से पानी गिरता है और उसके बल से टरबाइन घूमना शुरू हो जाती है, टरबाइन घूमती है और विद्युत का उत्पादन होता है। वही सेम काम किस में करते हैं, तापीय ऊर्जा में। तापीय ऊर्जा में कोयला जलाते हैं, ऊर्जा बनती है, और उस ऊर्जा के प्रभाव से टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमती है और फिर क्या बनती है, विद्युत ऊर्जा बनती है। तो वही सेम जो सिद्धांत है वही यहाँ पर भी लगता है ज्वारीय ऊर्जा में। पांचवी है आपकी भूतापीय ऊर्जा। नाम से ही समझ में आ रहा है, भूतापीय। देखिए पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा तापमान है। जैसे जैसे पृथ्वी में नीचे जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। तो इसी भूताप की वजह से क्या होता है कि कई बार ऊपर, जैसे अगर ये मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, नीचे क्या है, तापमान ज़्यादा है, ठीक है, नीचे तापमान ज़्यादा है, पिघला हुआ यहाँ पर क्या है, पदार्थ है, और उसकी वजह से क्या है, तापमान है। अब ऊपर यहाँ पे कोई जल का स्रोत है, पृथ्वी के ऊपर सतह पर क्या होगा, जल का स्रोत, और उस स्रोत के नीचे क्या है, पिघला हुआ लावा है। इस लावे में क्या है, गर्मी है, गरम है, बहुत गरम है, तप रहा है एकदम। तो ये क्या करेगा, ऊपर का जो जल स्रोत है इसे भी गर्म कर देगा, धीरे धीरे इसे गर्म कर देगा, तो ये जल स्रोत क्या होगा, वाष्प में बदलेगा, ठीक है। ये वाष्प में बदलेगा तो इसकी वाष्प से क्या होगा, ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा बन के आगे क्या होगा, टरबाइन घूमेगा उसी ऊर्जा से, और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत मिल जाएगी। तो जब इस तरीके से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर मौजूद जो तापमान ज़्यादा है, जो ऊर्जा उपस्थित है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है अपने दैनिक कार्यों के लिए या विद्युत के उत्पादन के लिए, तब उसे हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए लद्दाख,
तथा हिमाचल प्रदेश में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। और अभी हाल ही में ये खबर भी आई थी कि भारत सरकार ने लद्दाख में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात भी कही है। ठीक है, पहला होगा पूरे भारत में जहां पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगेगा, और वो कहाँ लगेगा? लद्दाख में लगेगा। ठीक, नेक्स्ट आपकी है जियोथर्मल ऊर्जा। अब देखिए जियोथर्मल ऊर्जा क्या होती है? हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मों से ये पैदा की जाती है। देखो हिमाचल प्रदेश स्पेशली अगर विशिष्ट रूप से हम बात करें तो जो आपका कुंड है वहाँ पर मणिकरम एक जगह है, वहाँ पर एक कुंड है, गर्म पानी का कुंड है। तो उस गर्म पानी के कुंड से जब ऊर्जा को बनाया जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल ऊर्जा कहते हैं। इसका प्रयोग ठंडे भंडार केंद्रों में किया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। इस ऊर्जा का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जिससे कि वहाँ पर थोड़ी गर्मी को पहुँचाया जा सके। ठीक, तो इस तरीके से 3-4 तरीके की जो हमारी ऊर्जा थी वो हमने देखी। एक आपका हुआ सौर, पवन, ज्वारीय, और इसके साथ साथ भूतापीय, बायोगैस और जियोथर्मल। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न पूरा हुआ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये और देख लेते हैं जल्दी से। भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। कोयले का वितरण हमें बताना है। ठीक, देखो भारत 4 तरीके का कोयला होता है आपका, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। ठीक, पीट देखिए इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम, सबसे बुरा कोयला पीट कोयला। नमी की मात्रा अधिक, कौन सा कोयला ज़्यादा अच्छा होगा? जिसमें कार्बन ज़्यादा हो और नमी कम हो, वही जल्दी जलेगा। जो जल्दी जलेगा कोयला वह सबसे अच्छा। लकड़ी कौन सी ज़्यादा अच्छी होती है अगर जलानी है? जिसमें नमी ना हो, सूखी लकड़ियाँ अच्छी होती हैं। उसी तरीके से कोयला सूखा है तो अच्छा होगा। निम्न ताप क्षमता होती है इसकी, तो पीट अच्छा कोयला नहीं माना जाता। दूसरा लिग्नाइट, यह भी निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। तीसरा बिटुमिनस, बिटुमिनस आपका काफ़ी हद तक अच्छा कोयला माना जाता है, लेकिन सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट। यह उत्तम प्रकार का कोयला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन का प्रतिशत 80 है और इसमें जो आपकी नमी होती है वह भी कम होती है। तो 4 तरीके के कोयले हुए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। सबसे बेहतर एंथ्रेसाइट, सबसे बुरा पीट। क्यों? कार्बन की मात्रा कम, नमी ज़्यादा। और एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा ज़्यादा, नमी कम। ठीक, अब क्षेत्र देखो कौन कौन से क्षेत्र हैं। कोयले का क्षेत्र देखिए ये वाला इलाका, फिर से हम आ गए आपके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये वाले इलाके में, और यहीं पर कोयला भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे झरिया, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, ये मुख्य कोयले की खदानें यहाँ पर हमें मिलती हैं। एक और इलाका देखिए, ये थोड़ा सा महाराष्ट्र का और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का मिलाकर के इलाका। ठीक है, एक और इलाका यहाँ पर तमिलनाडु का नवेली। तो ये सब आपके कौन से क्षेत्र हैं? कोयला क्षेत्र हैं। और यहाँ पर उत्तर पूर्व में ये भी आपका कौन सा इलाका है? कोयले का क्षेत्र है। तो कोयले के क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र ये है आपका, मुख्य ये है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाले इलाके मुख्य हैं। बाकी इसके अलावा भी तमिलनाडु का और उत्तर पूर्व का इलाका भी। 4 तरीके का कोयला हो गया। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो बस आज आपके इतने ही प्रश्न थे। हमने मुख्य रूप से जो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लगातार विद्या क्वेश्चन बैंक से इन्हें प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लिखकर देख रहे होंगे, और ये जो आपके सीरीज़ चल रही है, ये जो आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, इनका जो बेनिफिट है वो आप लोग उठा रहे होंगे। थैंक यू सो मच।